कहते हैं कि एक कुम्हार मिट्टी को बाहर से चोट तो मारता है, लेकिन भीतर से उसे सहारा भी देता है ताकि एक सुंदर आकार बन सके। जीवन में हम जो कुछ भी बनते हैं उसके पीछे प्रायः किसी ऐसे ही शिल्पी का हाथ होता है जो हमें स्वयं से अधिक पहचानता है। वारासिवनी की स्मृतियाँ के आज के विशेष अंक में लेखक राजेश जी हमें ले चल रहे हैं 70 के दशक की उन गलियों और टेहलीबाई स्कूल के उस क्लासरूम में जहाँ एक युवा शिक्षक एस.के. बागड़े सर अपनी साइकिल पर सवार होकर सिर्फ गणित पढ़ाने नहीं आते थे बल्कि भविष्य गढ़ने आते थे। यह एक ऐसे गुरु की सच्ची कहानी है जिन्होंने एमएससी न कर पाया होने के अपने व्यक्तिगत दुख को अपने विद्यार्थियों की सामूहिक सफलता में बदल दिया। एक ऐसी कहानी जहां गुरु की डांट और स्नेह ने एक शर्मीले बालक को आत्मविश्वास से भरा इंजीनियर बना दिया। आइए श्रद्धा के पुष्पों के साथ स्मरण करते हैं स्वर्गीय एस.के. बागड़े सर को। मेरे गुरु एस.के. बागड़े सर। मैं शिक्षक हूँ, अतः आज जब मैंने अपने बारे में लिखने के लिए लेखनी उठाई है तब मैं शिक्षक के रूप में अपने संस्मरण को या यूं कहूं कि अपने जीवन के मधुर काल को प्रमुख करके लिख रहा हूं। मैंने बचपन से अपने पिताजी को स्वर्ण एवं रजत आभूषणों का निर्माण करते हुए अपनी आजीविका चलाते हुए देखा था। बचपन से ही मेरे पिताजी मुझे भी यही काम करने के लिए प्रेरित करते थे। हाई स्कूल के दिनों में मैं प्रायः पिताजी की दुकान पर बैठता था। मुझे बहुत बुरा लगता जब कोई ग्राहक उनकी ईमानदारी पर संदेह करता था। वे लोग पिताजी से आभूषण बनवाते पर उनकी सच्चाई पर शंका करते। उन्हें लगता उन्होंने जो सोना या चांदी आभूषण निर्माण के लिए दिया है उसमें मेरे पिताजी खोट मिला देते हैं और मूल्यवान धातुओं का कुछ भाग चुरा लेते हैं। ग्राहकों का यह व्यवहार मुझे अप्रिय लगा करता था। मैं बड़े होकर अपने पुश्तैनी कारीगरी के काम को अपनी आजीविका नहीं बनाना चाहता था। अतः अपने भाई बहनों से अलग मैं अतिरिक्त लगन एवं समय लगाकर अपनी शिक्षा में तन्मय रहा करता था। मेरे भाई बहनों ने कॉलेज का मुंह नहीं देखा था मगर मैंने उस समय बीएससी कर ली थी। मैं आगे पढ़ना चाहता था मगर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था परिवार के खर्चे के लिए मुझे धन उपार्जन में लगना चाहिए। तब मैंने उच्च श्रेणी शिक्षक यूडीटी के पद के लिए आवेदन किया और मुझे यह नौकरी मिल गई थी। तब मुझे इस बात से दुख होता था कि अगर मैं एमएससी कर पाया होता तो मुझे व्याख्याता के पद पर काम करने का अवसर मिलता। मेरे भाग्य में यही है, मैंने मन महसूस कर इसे स्वीकार कर लिया। मेरी नौकरी लगते ही पिताजी ने मेरा विवाह कर दिया और इस प्रकार से मैं अपनी नई गृहस्थी एवं अध्यापन कार्य में तारतम्य स्थापित करने में व्यस्त हो गया। इस तरह मैंने अपने व्याख्याता नहीं बन पाने के दुख को भुला दिया। 70 के दशक के शुरुआत में मुझे वारासिवनी के टेहलीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थ किया गया। मैं नित दिन साइकिल से स्कूल जाता एवं कर्तव्य पालन उपरांत घर आकर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ प्रेमपूर्वक रहता था। 1973 में मुझे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई और मुझे यूं प्रतीत होने लगा जैसे मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। जुलाई 1974 में स्कूल प्राचार्य श्री बीएल तिवारी महोदय ने मुझे कक्षा 9 के वर्ग डी के क्लास टीचर की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये गणित विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों का वर्ग था। उस समय विद्यालय में गणित विषय का शिक्षक मैं ही था। मैं 9वीं, 10वीं एवं 11वीं तीनों क्लास के विद्यार्थियों को गणित विषय पढ़ाया करता था। शिक्षक के रूप में मुझे कुछ वर्ष का अनुभव हो गया था। तब कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए मैंने पाया था कि इसके विद्यार्थी विशेष रूप से मेधावी हैं। एक शिक्षक के लिए अपने सभी विद्यार्थियों के विषय का पर्याप्त ज्ञान बढ़ाने का दायित्व होता है, किंतु सच में शिक्षक को अध्यापन करना तब अधिक आनंददायी लगता है जब विद्यार्थी तन्मयता से पढ़ाया गया ग्रहण करते हैं। उस वर्ष 9वीं के विद्यार्थियों में ये गुण था। कक्षा में कुशाग्र विद्यार्थी कुछ ही नहीं, बहुत से थे, जिनमें से राकेश अग्रवाल, सुनील जैन, रवि झा, प्रकाश चंद्र पारधी, प्रदीप रूसिया, राजेश सचेती, संपत आयंगार, राजेंद्र मिश्रा, राजीव दुबे, मनोज गौतम एवं सुभाष मूल्य ये नाम बाद में 30 से अधिक वर्ष बीतने पर भी मेरी स्मृति में बने रहे थे। मैं उस बैच को स्मरण करता हूँ। तत्कालीन कई होनहार विद्यार्थियों के नाम मेरे ध्यान में आते हैं। उनमें एक नाम ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलता हूँ। वो विद्यार्थी था राजेश जैन। राजेश में विशिष्ट प्रतिभा थी, किंतु स्वयं राजेश से उसकी प्रतिभा छुपी हुई थी। मैं गुरु था, मैं राजेश की प्रतिभा भी पहचान गया था। यद्यपि पहले 3 माह बीतने तक मेरे मन में वह कोई विशिष्ट पहचान नहीं बना पाया था। ऐसे में एक दिन मैंने कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर 3 अज्ञात राशि वाले बीजगणितीय समीकरण को हल करने की चक्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विद्यार्थियों को समझाई थी। तत्पश्चात एक प्रश्न बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। विद्यार्थी अपनी अपनी कॉपी में वो प्रश्न चक्र गुणन विधि से हल करने लगे थे।
मैं क्लास में घूमते हुए विद्यार्थियों की कॉपी देखता जा रहा था। विद्यार्थियों की चूक पर समझाता भी चल रहा था। तब मेरे मन में ये चल रहा था कि सुनील, राकेश या कोई अन्य कौन ये प्रश्न पहले हल करता है। तब अचानक राजेश अपने स्थान पर खड़ा हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि इसने प्रश्न सही हल किया होगा। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। उसने दिए गणित को सही हल कर लिया था। पिछले 3 माह में राजेश की मेधा नहीं पहचान पाना मेरी भूल थी। बाद में मैं उस पर ध्यान देने लगा था। मैं समझ सका कि वो त्रिकोणमिति के प्रश्न सही हल नहीं कर पा रहा है। एक दिन वो मेरे घर आया था। उसने कहा, सर, मेरे पिताजी ने आपसे गणित की ट्यूशन के लिए पूछने को कहा है। मुझसे प्रदीप रूसिया और राजेश सचेती भी ट्यूशन के लिए पूछने आ चुके थे। मैं ट्यूशन करना नहीं चाहता था, किंतु ट्यूशन से होने वाली अतिरिक्त कमाई मेरे अपने नन्हे बेटे के लालन पालन में सहायक हो सकती है। ये सोचते हुए मैंने इन 3 विद्यार्थियों को प्रतिदिन 1 घंटे की ट्यूशन देना आरंभ कर दिया। तीनों ही विद्यार्थी मेधावी थे। राजेश जैन ने 3 माह की ट्यूशन में त्रिकोणमिति भी अच्छी समझ ली। तब मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती कि वो एक प्रॉब्लम को अलग अलग समय में अलग अलग तरह से सॉल्व किया करता है। फिर ये विद्यार्थी 10वीं क्लास में आए थे। अब क्लास में पढ़ाते हुए मेरा ध्यान राजेश पर भी रहता। राजेश पता नहीं क्यों क्लास में अपना ध्यान पढ़ाई पर एकाग्र नहीं करता था। वह अधिक ऊंचा लड़का था और पीछे की डेस्क पर बैठता था। मैं घूमते हुए उसकी कॉपी देखता तो ये देखकर आश्चर्य और दुख होता कि वो फिर पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा था। सामान्यतः मैं विद्यार्थियों को पीटा नहीं करता था। एक दिन मुझे क्रोध आ गया। मैंने राजेश की मुक्कों से पिटाई कर दी। बाद में मैं सोच में रहा, क्लास में कुछ और विद्यार्थी राजेश से भी कम ध्यान देते हैं। ऐसे में मैंने अपना क्रोध राजेश पर ही क्यों उतारा? मुझे समझ आया, राजेश में अच्छा करने की मेधा और संभावना होने पर भी उसका पढ़ने में मन नहीं लगाना मेरे कोप का कारण था। बाद के महीनों में उसने ध्यान कुछ बढ़ाया एवं उस सहित तीनों विद्यार्थियों ने 10वीं की गणित की ट्यूशन मुझसे ली थी। राजेश का 10वीं के परिणाम पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक अच्छा था। उसके गणित के साथ फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के अंक में भी सुधार हुआ था। अब ये बैच 11वीं में आया था। इस वर्ष की पढ़ाई के बाद ये तय होना था कि गणित विज्ञान संकाय के कितने छात्र इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में पढ़कर आगे के वर्षों में देश समाज को इंजीनियर की तरह सेवाएं दे सकते हैं। उसी वर्ष स्कूल में गणित के एक व्याख्याता को पदस्थ किया गया। इस कारण कक्षा 11वीं की गणित मुझसे लेकर उन्हें दे दी गई। यहाँ एमएससी नहीं होने के कारण मुझे व्याख्याता न होने का बहुत दुख हुआ था। राजेश एक दिन तिमाही परीक्षा की उत्तर पुस्तिका सहित स्टाफ कक्ष में आया। वह गणित के व्याख्याता महोदय से कह रहा था, सर, आपने मेरे इस सही सॉल्व किए प्रॉब्लम पर 0 अंक क्यों दिया है? मैंने इस पर व्याख्याता महोदय को कहते सुना, तुमने इसे मेरी पढ़ाई विधि अनुसार हल नहीं किया है, ये गलत है। कुछ देर बाद राजेश गणित की बुक सहित पुनः आया। तब मैंने उसे व्याख्याता से कहते सुना था, सर देखिए, इसमें यह इसी तरह से सॉल्व किया गया है। व्याख्याता को अप्रियता से अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। राजेश को इस तरह 4 अंक और मिल गए। राजेश चला गया था, मगर व्याख्याता चिढ़ प्रदर्शित करते हुए कह रहे थे, लड़के क्लास में पढ़ते हैं या बुक से? इसके कुछ समय बाद 11वीं के विद्यार्थियों ने प्राचार्य महोदय से मिलकर मांग की थी। तब मुझे पुनः 11वीं की गणित की क्लास दी गई थी। जिन विद्यार्थियों से स्कूल का नाम प्रदेश स्तर पर प्रसिद्ध करने की आशा थी, उन्हें स्कूल के विज्ञान प्रभाग के टीचर निःशुल्क ट्यूशन दे रहे थे। मैंने भी यही किया था। फिर भी पिछले 2 वर्ष से मेरे पास ट्यूशन लेने वाले राजेश सहित तीनों विद्यार्थियों ने मुझसे सशुल्क ट्यूशन ली थी। स्टाफ कक्ष में हम अध्यापकगण अनुमान लगाते थे कि कौन से विद्यार्थी अगले वर्ष इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश लेने में सफल हो सकते हैं। साइंस के विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं का अनुमान ऐसे 6-8 विद्यार्थियों का होता था। इनमें राजेश का नाम कहीं नहीं होता था। तब मैं सोचता था, राजेश को उनमें से एक होना चाहिए। मैं उसे राजेश नहीं, जैन कहता था। मैंने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अकेले में उससे कहना शुरू किया था, जैन, तुम गणित के पर्चे बिगाड़ोगे तब भी तुम्हें गणित में डिस्टिंक्शन अवश्य मिलेगा। राजेश हंस देता। तब उसकी आंखों में ये कामना तो दिखती, मगर मुख मुद्रा में स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं दिखाई पड़ता था। यथा समय 11वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न हुई थी। फिर परिणाम घोषित हुआ था। वो स्कूल स्टाफ के अनुमान अनुरूप ही था, मगर राजेश के अंक मेरे अतिरिक्त सभी को अचंभित कर रहे थे। मैं पिछले 3 वर्षों से राजेश की मेधा अनुभव करते आया था। मुझे उसकी उपलब्धि पर अचरज नहीं हुआ था। अगर राजेश ऐसा नहीं कर पाता तो मुझे दुख होता। बाद के माहों में राजेश भी अन्य मेधावी विद्यार्थियों सहित इंजीनियरिंग पढ़ने बाहर चला गया। 1977 में जब ये विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे थे, तब मैं उदास था।
यही काल चक्र का परिणमन था। इन विद्यार्थियों के सामने अपना स्वयं का भविष्य था। इन्हें आगे पढ़ना और बहुत कुछ बनना था। मेरी उदासी में भी गौरव बोध था। इस बैच के 7 विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची की वरीयता के आधार पर प्रदेश एवं देश के विभिन्न शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने में सफलता पाई थी। यही नहीं, इनके अतिरिक्त 20 और विद्यार्थी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश ले पाए थे। विद्यार्थियों की अभूतपूर्व उपलब्धियों के कारण स्कूल स्टाफ और वारासिवनी नगरवासी गौरवान्वित हुए थे। इनके स्कूल से विदा लेने वाले दिनों में मुझे संदेह था कि विद्यार्थियों का ऐसा लगनशील बैच फिर शायद ही कभी आएगा। कुछ अच्छे विद्यार्थी तो लगभग हर वर्ष आते और जाते रहे थे, मगर वास्तव में किसी एक बैच में गणित के इतने अच्छे विद्यार्थी वारासिवनी के तरह किसी कस्बा इस स्थान में मेरे पूरे सेवा काल में फिर कभी देखने नहीं मिले थे। कुछ विद्यार्थी कभी मुझसे मिलने बाद में भी आते थे, मगर राजेश से फिर मेरी भेंट अधिक नहीं हुई थी। बाद के वर्षों में मुझे विभिन्न माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक बनाकर वारासिवनी से बाहर भी पदस्थ किया जाता रहा था। मैं बीच बीच में वारासिवनी आता था। सोने चांदी के आभूषणों की आवश्यकता होने पर मैं राजेश के पिताजी की शॉप पर जाता था। मेरे पूछने पर वहां मुझे राजेश के बारे में पता चलता था। राजेश के पिताजी बताया करते थे, राजेश शर्मीला लड़का है, वह सबके बीच कम मिक्स हो पाता है। समय बीतते गया था, मैं सेवानिवृत्त हुआ था। अंतिम बार 2007 में मैं राजेश के पिताजी की शॉप पर गया, तब उसके छोटे भाई ने बताया था, राजेश भैया विद्युत मंडल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए हैं और अब जबलपुर में कंप्यूटर प्रभाग में पदस्थ हैं। मैं सोचता था कि मेरा चहेता विद्यार्थी राजेश कभी मुझे स्मरण करके मिलने आता तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती। अभी आप सुन रहे थे बागड़े सर के मन की वो बातें जो शायद कभी उनके शब्दों तक नहीं आईं। अब सुनिए उस शिष्य की भावनाएं जिसने इन कल्पनाओं को शब्द दिए हैं, स्वयं राजेश जी की लेखनी से। मैं सर्विस में आने के बाद जब कभी वारासिवनी जाता तब मेरा छोटा भाई मुझे बागड़े सर के बारे में बताया करता था। मैं सदा बागड़े सर को श्रद्धा से स्मरण करता रहा हूँ। मैं उनसे मिलना भी चाहता था। मैं उनसे मिलकर यह बताना भी चाहता था कि वे मेरी प्रेरणा थे। उनके कारण मैं इंजीनियर हुआ था। उनका पढ़ाया गणित ही मेरे इंजीनियरिंग के विषयों में अंक प्राप्त करने का सुलभ साधन होता था। इंजीनियरिंग में बहुत से न्यूमेरिकल्स होते थे। बागड़े सर ने मेरी गणित बुनियाद इतनी मजबूत बनाई थी कि मैं उन्हें बड़ी सरलता से हल कर पाता था। उनसे समझी सीखी लॉजिकल अप्रोच ही थी जिसने मुझे बाद के वर्षों में विभाग की कंप्यूटर एप्लीकेशन निर्माण करने वाली इन-हाउस टीम के प्रमुख होने में सफलता दिलाई। मेरे पूरे जीवन में जब भी कभी गुरुओं का प्रसंग और शिक्षक दिवस आता है, तब सर्वप्रथम स्मरण मेरे हृदय में एस.के. बागड़े सर का होता है। काश मैं कभी उनसे मिलकर कह पाता कि सर, आपसे शिक्षा के केवल 3 वर्षों ने मेरे संपूर्ण जीवन की दिशा तय कर दी थी। कदाचित वे मेरे मुख से ये शब्द कभी सुन पाते। बागड़े सर स्वयं मेरी तरह ही शर्मीले व्यक्ति थे। निश्चित ही यह सुनकर गदगद होते, मगर बाह्य रूप से वे अवश्य ही शर्माते दिखाई देते। ये दुर्भाग्य था। 10-12 वर्ष पूर्व मैं वारासिवनी गया, तब छोटे भाई ने मुझे बताया, भैया आपके बागड़े सर अब नहीं रहे। उनकी जाने की आयु नहीं हुई थी। वे अभी भी होते तो 77 के होते। दुर्भाग्य वे नहीं रहे थे। मेरे परम प्रिय गुरु नहीं रहे थे। फिर भी वे मेरे हृदय में हमेशा थे, आज भी है, और जब तक मेरे इस हृदय में धड़कन रहेगी तब तक वे मेरे हृदय आसीन रहेंगे। कदाचित बागड़े सर की तरह सच्चे गुरु भी यह नहीं सोच पाते होंगे कि वे अपने शिष्यों के मन में न रहने के बाद भी सदाकाल जीवंत बने रहते हैं। बागड़े सर का जीवन तो मध्य प्रदेश के एक छोटे से भाग में सिमटा रहा था, मगर उनके पढ़ाए विद्यार्थियों ने देश ही नहीं विदेशों तक में उनके प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से अपना लोहा मनवाया है, और उनके शिष्यों में अनेक उन्हें आज भी स्मरण करते हैं। बागड़े सर शत शत नमन, हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि। समय कभी रुका नहीं है। 1974-77 वाला न अब वो समय है, न ही उस समय का अब वारासिवनी है। तब से वारासिवनी में अच्छा और नवीन बहुत कुछ हुआ है और होता भी रहेगा, फिर भी मेरे हृदय में समाया अच्छा वाला वारासिवनी अब नहीं है। अब के वारासिवनी में एस.के. बागड़े सर सहित मेरे अनेकों इष्ट परिजन मित्र नहीं हैं। बाद में मैं कभी उनसे नहीं मिल सका, ये पीड़ादायक तो है, मगर इसमें एक अच्छाई है। बागड़े सर की छवि जो आज भी मेरे हृदय में है, वो उनकी 28-30 वर्ष की युवा एवं ऊर्जावान गुरु की छवि ही है। वे अब नहीं है, फिर भी उनकी वैसी ही युवा, ऊर्जावान एवं प्रेरक स्मृति मेरे मानस पटल में अंकित है। एक शिक्षक कभी नहीं मरता, वो अपने शिष्यों की सफलता और उनकी स्मृतियों में सदैव जीवित रहता है। आज राजेश जी के इन शब्दों ने स्वर्गीय एस.के. बागड़े सर को एक बार फिर हमारे बीच जीवंत कर दिया। वारासिवनी की उन गलियों से शुरू हुआ ये सफर आज देश विदेश तक अपनी चमक बिखेर रहा है।
और यही एक गुरु की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। वारासिवनी की स्मृतियाँ के इस अंक को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। हमें उम्मीद है कि इस संस्मरण ने आपको भी आपके जीवन के किसी बागड़े सर की याद दिला दी होगी। श्रद्धांजलि के इन शब्दों के साथ अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।